जय हिंद। बिहार शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में जानकारी कर रहे हैं। इनमें दो स्रोत के बारे में जो पढ़ चुके हैं, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में। किसके बारे में? पुरातात्विक स्रोत के बारे में। इसमें जानेंगे अभिलेख के बारे में, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, मुद्रा के बारे में और स्मारक, इन सब के बारे में जो अध्ययन करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास में बने रहें, पूरा ज़रूर देखें, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत के अध्ययन करने से पहले प्रीवियस क्लास का जो है रिवीजन करवा देते हैं एक बार जल्दी से। देखिए, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़े थे? हम लोग विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में। विदेशी यात्रियों के विवरण तो यूनानी लेखकों में जो है यूनानी लेखकों में स्काइस लेख जो था पहला यूनानी था जिसने भारत पर पुस्तक लिखी। और स्काइस लेख के जो अतिरिक्त यूनानी लेखकों में और कौन कौन था? हेकाटियस, हेरोडोटस, टीसियस, ये सब जो प्रमुख हैं। तो हेकाटियस की गणना जो है एक पुराविद भूगोलवेत्ता के रूप में की जाती है जिन्होंने ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखा है। हेकाटियस कौन सी पुस्तक लिखे? ग्रंथ जियोग्राफी नामक पुस्तक जो लिखा। इसमें किसका उल्लेख मिलता है? सिंधु के पार रेगिस्तान है। सिंधु के पार जो है रेगिस्तान है, इसका उल्लेख मिलता है। और कुछ भारतीयों के नाम का भी उल्लेख इसमें मिलता है। और दूसरा है यूनानी लेखकों में हेरोडोटस जिसे इतिहास का जन्मदाता कहा जाता है। हेरोडोटस की पुस्तक कौन सी? तो हिस्टोरिका जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें जो है भारतवासियों के विषय में जो विस्तार से वर्णन मिलता है। जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं, उसके बाद आज की क्लास जो है पुरातात्विक स्रोत पर आधारित है। देखिए, टीसियस जो क्या था? ईरानी दरबार में एक चिकित्सक था। टीसियस क्या था? ईरानी दरबार में जो चिकित्सक था। उसने ईरानी दरबार में आने वाले दूतों और कर्मचारियों से जो है भारत के विषय में अनेक महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। आप जानते हैं यूनानी लेखकों में जो सबसे महत्वपूर्ण है मेगास्थनीज। इनकी पुस्तक है इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है। और इससे हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो इससे जो हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। और मेगास्थनीज जो किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मेगास्थनीज की पुस्तक क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। इसमें मौर्यकालीन इतिहास रचना के अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। डायमेकस एवं डायनोसियस भी मौर्यवंशीय शासक बिंदुसार के समय में यूनानी राजदूत हुए। अब यूनानी लेखकों के बाद विदेशी यात्रियों में कौन है? चीनी यात्रियों के विवरण। तो चीनी यात्री में कौन कौन से जो है महत्वपूर्ण है? तो फाहियान, हेनसांग और इत्सिंग, इन सब जो है उत्तरार्ध में भारत की यात्रा की। और इतिहास के स्रोत के रूप में फाहियान तथा हेनसांग के विवरण जो अति महत्वपूर्ण है। इन तीनों चीनी यात्रियों ने भारत का जो व्यापक भ्रमण किया और ये दीर्घ काल तक इस देश में रहे। तो चीनी यात्री के विवरण भी जो है महत्वपूर्ण है। इतिहास के स्रोत यानी इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण जानकारी देता है, इनसे मिलता है। तो अरब यात्री, तीसरा है अरब यात्रियों का विवरण भारत के राजपूत काल के अति महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी राजपूत काल के इतिहास जानना है तो किसका विवरण पढ़ना है? अरब यात्री का विवरण से हमें जानकारी मिलता है। इसमें है अलबरूनी की जो तहकीकात हिंद इस श्रेणी का सरप्रमुख स्रोत है। तो तहकीकात हिंद किसकी पुस्तक है? तो क्या बोलना है? अलबरूनी की। तहकीकात हिंद किसकी पुस्तक है? अलबरूनी की। इस श्रेणी का जो सरप्रमुख स्रोत है। और आता है आगे, अलबरूनी जो है किसके समय में मतलब किसके साथ जो है भारत आया था? तो महमूद गजनबी के साथ जो भारत आया था। उसका ग्रंथ 11वीं शताब्दी भारत की स्थिति जानने का अत्यंत विश्वसनीय साधन है। अब आते हैं मिनहाज की पुस्तक है तबकात नासरी।
मिनहाज की पुस्तक है तबकात-ए-नासरी, इससे भी हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद है तिब्बती यात्री। तिब्बती यात्री में है कौन सा महत्वपूर्ण है, तो तिब्बती यात्री में लामा तारानाथ का जो है सरप्रमुख नाम आता है, लामा तारानाथ। इनकी पुस्तक है कंग्यूर और तंग्यूर नामक दो पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक है, जो 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। यानी 12वीं शताब्दी में इन्होंने भारत आया था और दो पुस्तक लिखे कंग्यूर और तंग्यूर, जिनसे हमें मौर्य काल के बाद के भारत के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। यानी इन पर प्रकाश डाला गया है। शक, पार्थियन एवं कुषाण शासकों के विषय में इन ग्रंथों में अति महत्वपूर्ण जो है वर्णन मिलता है। और इन दो ग्रंथों के अतिरिक्त लामा तारानाथ के एक और पुस्तक है बौद्ध धर्म का इतिहास। बौद्ध धर्म का इतिहास भी इन्होंने लिखा है, जिससे प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जो अति महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। संगम साहित्य। संगम साहित्य से हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो संगम साहित्य से चोल, चेर और पांड्य राज्यों के जो है इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। चोल, चेर और पांड्य राज्यों के प्रारंभिक इतिहास के निर्माण का मुख्य एवं सुदृढ़ आधार है। संगम साहित्य जो कौन सी भाषा में, तमिल भाषा में। संगम साहित्य किस भाषा में, तमिल भाषा में है। अब आते हैं आज की क्लास में पुरातात्विक स्रोत। अब जो ध्यानपूर्वक एकदम समझते चलिएगा और जितना बता देते हैं उतना ही पढ़ना है, और नोट्स जरूर बनाते जाइएगा। कॉपी पेन लेकर के बैठे और नोट्स बनाएं। देखिए पुरातात्विक स्रोत, तो पुरातात्विक सामग्री के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक आते हैं। इतिहास निर्माण के लिए पुरातात्विक सामग्री जो अत्यंत विश्वसनीय तथा सर्वोत्तम साधन है। यानी इतिहास का अध्ययन करना, जानना है, तो जानकारी के स्रोत इतिहास के क्या है, पुरातात्विक स्रोत जो है महत्वपूर्ण है, विश्वसनीय साधन है। साहित्यिक स्रोत में परिवर्तन संभव है, लेकिन पुरातात्विक स्रोत में इसमें जो परिवर्तन बहुत कम होता है। तो सबसे पहले पहला क्या है, अभिलेख। तो अभिलेखों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए प्रसिद्ध इतिहासकार फ्लीट ने लिखा है कि प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास का ज्ञान हमें केवल अभिलेखों के गहन अध्ययन से प्राप्त होता है। इसके बिना कोई निश्चित तिथि तथा एकरूपता स्थापित नहीं की जा सकती। यानी ये लिखते हैं कि हमें जो प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास का ज्ञान मिलता है, तो केवल अभिलेखों के गहन अध्ययन से प्राप्त होता है। इसके बिना जो कोई निश्चित तिथि तथा एकरूपता स्थापित नहीं की जा सकती। ये फ्लीट महोदय का कहना है। तो अभिलेख जो है किस पर लिखे जाते थे, अभिलेख जो है किस पर लिखे जाते थे, तो शिला, स्तंभ एवं ताम्रपत्र पर लिखे जाते थे। यानी समानता समझ लीजिए, कठोर सतहों पर लिखे गए जो होते थे लेख, उसे ही क्या बोला गया, अभिलेख। तो कठोर सतह पे लिखा जाता था, उत्कीर्ण किया जाता था। तो शिला, स्तंभ एवं ताम्रपत्र पे लिखे गए हैं। इस आधार पर अभिलेखों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। तो अभिलेख पहला है शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा ताम्रपत्र लेख और गुहा लेख, मूर्ति लेख। शिलालेख, स्तंभ लेख, ताम्रपत्र लेख, गुहा लेख, मूर्ति लेख। इन में क्या होता था, तो इन लेखों में जो राजा की आज्ञा यानी राजाज्ञाएँ, दान लेख और कुछ प्रशस्तियाँ हैं। इन लेखों में जो है राजाज्ञाएँ और दान लेख तथा कुछ प्रशस्तियाँ हैं। इसके अतिरिक्त कुछ गैर शासकीय अथवा व्यक्तिगत लेख भी है। इन सभी लेखों से अति महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती है। तो अभिलेख क्या याद रखना है इसमें, अभिलेख जो किस पे लिखा जाता था, तो क्या बोलना है, शिला यानी पत्थर, स्तंभ एवं ताम्रपत्र पे जो ताम्रपत्र यानी तांबे के जो एक चादर की तरह बना होता है तांबा का, उसे बोला गया ताम्रपत्र। तो शिला, स्तंभ एवं ताम्रपत्र पर जो लिखे जाते थे अभिलेख, और इसके आधार पर अभिलेखों को बांटा गया है। एक पहला बोला गया शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, ताम्रपत्र लेख, गुहा लेख, मूर्ति लेख। इन लेखों में क्या होता था, तो राजा जो उस समय आज्ञा दिया करता था, कोई चीज़ जो जारी करता था, राजा की आदेश उस पर लिखा होता था। दान लेख, किसी को दान दिया जाता था तो उसी पे जो है लिखा जाता था, लिख करके दे दिया जाता था। और कुछ प्रशस्तियाँ जो होता है, जो राजा की यानी अक्सर प्रशंसा में ही लिखी जाती थी, तो प्रशस्तियाँ भी महत्वपूर्ण है। तो इसके अतिरिक्त कुछ गैर शासकीय अथवा व्यक्तिगत लेख भी महत्वपूर्ण है।
तो आते हैं 1 बाई 1 करके अध्ययन करते हैं। पहला है शिलालेख। देखिए शिलालेख, तो भारत के प्राचीनतम शिलालेखों में जो अशोक के शिलालेख इतिहास निर्माण की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यानी भारत में जितने भी शिलालेख है उसमें देखा जाए तो अशोक के शिलालेख जो है इतिहास निर्माण की दृष्टि से क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अतिरिक्त पुष्यमित्र शुंग का अयोध्या अभिलेख और खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसके अतिरिक्त कौन कौन है? पुष्यमित्र शुंग का अयोध्या अभिलेख और खारवेल का, यहाँ पे थोड़ा गलती दिया है, राजा खारवेल का जो है हाथी गुम्फा अभिलेख और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये सब क्या है, इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी महत्वपूर्ण जानकारी है इसमें। तो शिलालेख में कौन कौन याद रखना? पुष्यमित्र शुंग का अयोध्या अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। और दूसरा स्तंभ लेख में कौन कौन सा? हेलियोडोरस का विदिशा स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली स्तंभ लेख जो क्या महत्वपूर्ण है, तथा स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भीतरी स्तंभ लेख जो कौन से शासक का है, मतलब तो क्या बताना है? स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख। और मेहरौली स्तंभ लेख किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय का। और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, हेलियोडोरस का विदिशा स्तंभ लेख। ये सब क्या है, महत्वपूर्ण है। तो स्तंभ लेख में ये सब आ जाएगा। अब आते हैं ताम्रपत्र। प्राचीनकालीन भारत में जब राजा द्वारा किसी व्यक्ति को भूमि दान अथवा पारितोषिक देने की घोषणा की जाती थी, यानी किसी को दान दिया जाता था भूमि, तो इसका विवरण ताम्रपत्र पर ही उत्कीर्ण कर संबंधित व्यक्ति को दे दिया जाता था। यानी ताम्रपत्र पर ही भूमि किसी को दान दिया जाता था तो उसी पे जो उत्कीर्ण कर दिया जाता था, लेख लिखवा करके उस जिसे दिया गया उस व्यक्ति को दे दिया जाता था। इन ताम्रपत्रों का प्रयोग प्रमाण पत्र के रूप में होता था कि इससे जो भूमि दिया गया उसका प्रमाण होता था। तो ताम्रपत्र लेखों में दान अथवा पारितोषिक देने वाले राजा का नाम होता था, यानी कौन दिया है, भूमि दान दिया है, उसका नाम होता था राजा का, और वंश और उसकी अनेक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है उस पेपर ताम्रपत्र पे। ताम्रपत्र लेखों से गुप्तकालीन इतिहास के विषय में अति महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है। तो ताम्रपत्र अभिलेख से जो है, ताम्रपत्र लेख से किसकी जानकारी मिलती है? गुप्तकालीन इतिहास के विषय में जो अति महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है। तो ताम्रपत्र क्या होता था? भूमि दान दिया जाता था ताम्रपत्र पर। राजा जो है किसी व्यक्ति को भूमि दान देता था तो ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण करवा देता था, और उसी पे जो है राजा का नाम होता था, वंश का नाम होता था उनका, उसकी अनेक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। ताम्रपत्र लेखों से गुप्तकालीन इतिहास के विषय में अति महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है। तो इतना ही याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। गुहालेख। गुहालेख क्या है? अशोक के बराबर गुहालेख, दशरथ के नागार्जुनी गुहालेख और सातवाहनों के नासिक, नानाघाट आदि गुहालेख जो उल्लेखनीय है। कौन कौन सा महत्वपूर्ण है? तो अशोक के बराबर गुहालेख, दशरथ के नागार्जुनी गुहालेख और सातवाहनों के नासिक, नानाघाट आदि गुहालेख जो उल्लेखनीय है, महत्वपूर्ण है। मूर्तिलेख। पांचवा मूर्तिलेख। मूर्तिलेख में मूर्तियों के शीर्ष अथवा आधो भाग पर कभी कभी कुछ लेख मिलते हैं। यानी मूर्ति में क्या होता था? आधा भाग पर लिखा हुआ होता था कुछ न कुछ, या शीर्ष पे। और मूर्तियों पर अंकित तिथियों से मूर्ति प्रतिष्ठा के समय के बारे में जानकारी मिलती है। यानी जो मूर्ति कब स्थापित हुआ उस पर जो तिथि लिखा होता था उससे पता चलता है, जिससे मूर्ति कला के विकास पर जो यथोचित प्रकाश पड़ता है। और इससे क्या पता चलता है कि मूर्ति कला का विकास के बारे में भी जानकारी मिलती है। गुप्त वंशीय रामगुप्त की जो है दुर्जनपुर से जैन मूर्ति लेखों से मिलता है। क्या है? रामगुप्त की जो है दुर्जनपुर से प्राप्त कौन सा मूर्ति हुआ? जैन मूर्ति लेखों से मिलता है, और जिसमें महाराजा धीराज कहा गया है। तो मूर्ति लेख से भी हमें जानकारी मिलती है महत्वपूर्ण।
तो अभिलेख में अब याद क्या रखना, देखो जितना इसमें इतना एकदम याद रखना जरूरी नहीं है। क्या याद रखना कि अभिलेख क्या होता था, किस पे लिखा होता था। तो अभिलेख जो होता था कठोर सतह पे उत्कीर्ण किया जाता था। किस पे, तो शिला, स्तंभ एवं ताम्रपत्र पे लिखे गए थे। और इस आधार पर जो अभिलेखों को 5 वर्गों में बांटा गया, शिलालेख, स्तंभलेख, ताम्रपत्र लेख, गुहालेख, मूर्तिलेख। शिलालेख में जो है पुष्यमित्र शुंग का अयोध्या अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये सबसे जो है महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और अशोक के शिलालेख भी महत्वपूर्ण है। और दूसरा आता है स्तंभ लेख। तो स्तंभ लेख में हेलियोडोरस का विदिशा स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त की प्रयाग परिषद थी, और चंद्रगुप्त द्वितीय के महरौली स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का भित्री स्तंभ लेख। ठीक, और आगे बढ़ते हैं ताम्रपत्र। ताम्रपत्र में क्या है, ताम्रपत्र क्या होता था, तो ताम्रपत्र पे जो जिस व्यक्ति को भूमि दान दिया जाता था तो ताम्रपत्र पे ही दिया जाता था, लिख देता था। उसी पे लिखा होता था राजा का नाम और किस व्यक्ति को दिया गया है, वंश और उसकी उपलब्धियों का वर्णन उस पर लिखा होता था। तो ताम्रपत्र लेखों से जो है गुप्त कालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है, गुप्त काल से। और गुहालेख, गुहालेख से क्या क्या याद रखना है इसमें, अशोक के कौन कौन सा महत्वपूर्ण है, तो बराबर अशोक के बराबर गुहालेख, दशरथ के नागार्जुनी गुहालेख और सातवाहनों के नासिक, नाना घाट आदि गुहालेख जो उल्लेखनीय है। मूर्तिलेख, मूर्तिलेख में क्या आ जाएगा, मूर्तिलेखों में मूर्तियों के शीर्ष अथवा अधोभाग पर कभी कभी लिखा होता था। इनसे क्या जानकारी मिलती है, तो इनसे जो उस समय मूर्ति कला के बारे में जानकारी मिलती है, उसका विकास और प्रतिष्ठा, यानी कब जो स्थापित हुआ था, मूर्तियों की स्थापना जो है कब की गई, उनके बारे में जानकारी मिलता है। तो ये हो गया पुरातात्विक स्रोत में पहला अभिलेख के बारे में। दूसरा जानते हैं अब मुद्राएं। मुद्राएं, तो अभिलेखों की भांति मुद्राएं भी इतिहास के विश्वसनीय और निर्णायक स्रोत हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में सहस्त्रों मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, यानी भारत के अलग अलग प्रदेश में देखा जाए तो बहुत सारे मुद्राएं प्राप्त हुई है। ये मुद्राएं जो विभिन्न धातुओं की बनाई जाती थी, मुद्राएं जो अलग अलग धातु की बनाई जाती थी, जैसे सोना, चांदी, तांबा तथा मिश्रित धातुएं। किनकी बनाई जाती थी, सोना, चांदी, तांबा तथा मिश्रित धातुएं की जो बनाई जाती थी मुद्रा। और अनेक शासकों और राजवंशों के विषय में जो है केवल मुद्राओं से ही सूचना मिलती है, यानी अनेक शासकों और राजा के विषय में जो हमें जानकारी मिलती है तो देखा जाए केवल मुद्राओं से ही सूचना मिलती है। और हिंद यूनानी तथा शकों के इतिहास का मुख्य आधार मुद्राएं हैं, यानी हिंद यूनानी और शकों के इतिहास जानना है तो इनका आधार जो क्या है, मुद्रा। मुद्रा से ही इनके बारे में जानकारी मिलती है। और उच्च कोटि के कलात्मक सिक्के प्रथम बार बैक्टीरिया के यूनानी शासकों द्वारा आरंभ किए गए थे। यदि आपसे पूछा जाए कि उच्च कोटि के कलात्मक सिक्के जो है प्रथम बार कौन शासक जो आरंभ किया था, तो बैक्टीरिया के यूनानी शासकों ने आरंभ किया था। कौन, बैक्टीरिया के यूनानी शासकों द्वारा जो आरंभ किया गया था। पहली बार इन सिक्कों के शासकों के यानी नाम तथा किसी किसी पर उसका चित्र भी अंकित होता था। यानी ये जो मुद्रा होता था, इस पे सिक्का पे राजा के नाम और किसी पे चित्र भी अंकित किया गया है। गुजरात के जो शक शासकों के सिक्के, इनसे शक संवत के बारे में जानकारी मिलती है। शक संवत में जो तिथियां ज्ञात होती है, गुजरात के शक शासकों के सिक्के से पता चलता है। तो शक शासक के सिक्का से पता चलता है शक संवत के बारे में। कुषाणों के इतिहास में भी सिक्कों की भूमिका निर्णायक है, यानी कुषाणों के इतिहास जानना है तो इसके लिए भी सिक्का महत्वपूर्ण स्रोत है। गुप्त सम्राटों के अनेक उच्च स्तरीय और उत्तम कलात्मक सिक्के प्राप्त हुए हैं जो इस काल के इतिहास के निर्माण में अत्यधिक सहायक हैं। सिक्कों की प्राप्ति से राज्य का क्षेत्र, उसकी सीमा संबंधी जानकारी होती है। अनेक राजाओं का अस्तित्व केवल मुद्राओं से ही प्रमाणित होता है। अतः प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए मुद्राओं का अध्ययन अति आवश्यक है। क्या बोला गया है कि अनेक राजाओं का जो अस्तित्व केवल मुद्राओं से ही प्रमाणित होता है। अतः प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए मुद्रा भी एक प्रमाणिक स्रोत है, अति आवश्यक है। इन मुद्राओं से
अनेक सूचनाएं प्राप्त होती है। तो मुद्रा जो किस प्रकार इतिहास निर्माण में भूमिका निभाता है, तो देखिए मुद्राएं जो क्या है, इतिहास के निर्माण के एक विश्वसनीय स्रोत है। और मुद्रा जो विभिन्न धातु की बनाई जाती थी उस समय, कौन कौन सी, तो बोलना है सोना, चांदी, तांबा और मिश्र धातु की मुद्राएं बनाई जाती थी। और अनेक शासकों और राजवंशों के विषय में केवल मुद्राओं से ही सूचना मिलती है। और हिंद, यूनानी तथा शकों के इतिहास का मुख्य आधार क्या है, मुद्रा है। तो हिंद, यूनानी तथा शकों के इतिहास का मुख्य आधार मुद्राएं हैं। और उच्च कोटि के कलात्मक सिक्के जो प्रथम बार बैक्टीरिया के यूनानी शासकों द्वारा ही आरंभ किया गया था। किसके द्वारा, तो प्रथम बार सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया था, बैक्टीरिया के यूनानी शासकों द्वारा आरंभ किए गए थे। और सिक्के पर किनके चित्र मिलते हैं, चित्र मिलते हैं कभी कभी, और सिक्कों पर शासकों के नाम मिलता है। सिक्कों पर शासकों के नाम तथा किसी पर उनका चित्र भी अंकित किया गया है। और गुजरात के शक शासकों के सिक्के जो, इनसे शक संबंध के बारे में जानकारी मिलती है। कुषाणों के इतिहास जानना है तो इसमें भी किया सिक्कों की भूमिका जो है महत्वपूर्ण है। और गुप्त सम्राटों के अनेक उच्च स्तरीय और उत्तम कलात्मक सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो इस काल के इतिहास निर्माण में क्या अत्यधिक सहायक है। सिक्कों की प्राप्ति से जो है राज्य का क्षेत्र भी पता चलता है, यानी इससे क्या जानकारी मिलता है, सिक्कों की प्राप्ति से जो है राज्य का क्षेत्र के संबंधी जानकारी मिलती है, सीमा संबंधी जानकारी मिलती है। और अनेक राजाओं का जो अस्तित्व केवल मुद्राओं से ही प्रमाणित होता है, यानी अनेक राजाओं के बारे में देखा जाए तो केवल मुद्रा से ही जानकारी मिलता है। तो इस तरह से मुद्रा जो इतिहास निर्माण में भूमिका निभाता है। अब आगे बढ़ते हैं, इतना याद रखना है मुद्रा में। अब आते हैं स्मारक। स्मारक, तो स्मारकों के अंतर्गत क्या आ जाएगा, भवन, मूर्ति और भित्ति चित्र आते हैं। स्मारकों के अंतर्गत क्या आ जाएगा, भवन, मूर्ति और भित्ति चित्र। इनसे भी तत्कालीन धर्म तथा कला पर प्रकाश पड़ता है। मानव निर्मित वस्तुओं जैसे पाषाण अस्त्र और मृदभांडों द्वारा प्रागैतिहासिक समाज का अध्ययन किया जा सकता है। यानी इनसे किनकी जानकारी मिलती है, मानव निर्मित वस्तु, पाषाण अस्त्र और मृदभांडों द्वारा भी प्रागैतिक समाज का अध्ययन किया जा सकता है इससे। तो स्मारक के अंतर्गत क्या आएगा, भवन, मूर्ति और भित्ति चित्र आते हैं। मोहनजोदड़ो, जैसे देखा जाए मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में उत्खनन से जो स्मारक तथा भवन प्राप्त हुए हैं, उनसे भारत के प्राचीन गौरवमयी इतिहास की स्थापना हुई। यानी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो में जो उत्खनन हुआ उससे जो स्मारक भवन प्राप्त हुए हैं, उसी से उनका इतिहास का निर्माण हुआ, यानी इतिहास लिखा गया। तक्षशिला के उत्खनन से कुषाणों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त में आई। तक्षशिला के उत्खनन से किसके बारे में, कुषाणों के बारे में जो जानकारी प्रकाश में आई। पाटलिपुत्र के उत्खनन से किसकी जानकारी, मौर्य प्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए। पाटलिपुत्र के उत्खनन से मौर्य प्रसाद के अवशेष जो प्राप्त हुए। अशोक के स्तंभ पाषाण तकनीक तथा मूर्तिकला के आश्चर्यजनक उदाहरण है। देखिए अशोक के जो स्तंभ, पाषाण स्तंभ जो है, अशोक के स्तंभ पाषाण तकनीक तथा मूर्तिकला के आश्चर्यजनक उदाहरण है। क्या है, मूर्तिकला के आश्चर्यजनक उदाहरण है। गांधार, मथुरा तथा गुप्तकालीन मूर्ति कला भारतीय कला की अनुपम निधि है। गांधार कला, मथुरा कला, ये सब जो गुप्तकालीन मूर्ति कला के क्या है, भारतीय कला की अनुपम निधि है। जावा में दीग का शिव मंदिर, बोरोबुदुर का विशाल मंदिर, कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर, ये सब से भी क्या है, जो भारतीय संस्कृति के पर व्यापक प्रभाव पड़ता है इन सब से। तो ये सब महत्वपूर्ण है। और आते हैं मुहरे। तो स्मारक में भवन, मूर्ति और भित्ति चित्र आते हैं। और इन सब के पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत और क्या आते हैं, मुहर। मुहर भी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत ही आएगा। तो मुहर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में मुहरे जो है अपना विशिष्ट स्थान रखती है। सर्वाधिक प्राचीन मुहरे सिंधु सरस्वती सभ्यता के विभिन्न स्थलों से हजारों की संख्या में प्राप्त हुई। यानी सर्वाधिक मुहरे जो है, मुहर कहाँ से मिला है, तो बोलना सिंधु सरस्वती सभ्यता से। सिंधु सरस्वती सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से जो है मिला है, के विभिन्न स्थलों से हजारों की संख्या में प्राप्त हुई। मुहर निर्माण में मिट्टी
एवं धातु दोनों ही प्रयुक्त की जाती थी। यानी मुहर के निर्माण में किसके प्रयोग किया जाता था? तो मिट्टी और धातु। मुहर के निर्माण में मिट्टी एवं धातु दोनों ही प्रयुक्त की जाती थी। इन मुहरों पर प्रायः किसी राजा, सामंत, पदाधिकारी, गण, निगम और व्यापारी अथवा विशिष्ट व्यक्ति का नाम अंकित होता था। इन मुहर पर जो होता था प्रायः किसी राजा या सामंत का नाम होता था या पदाधिकारी, उस समय जो होता था व्यापारी, इन सब विशिष्ट व्यक्ति का भी नाम अंकित होता था अथवा उसके हस्ताक्षर भी होते थे। और कुछ मुहरों की गणना जो कला के उत्कृष्ट उदाहरणों के रूप में की जाती है। अधिकांश मुहरों पर किसी न किसी पशु की आकृति मिलती है। अधिकांश मुहर पे किसकी आकृति मिलती थी? किसी न किसी पशु की आकृति मिलती है। और मुहरों पर जो साधारणतः लेख मिलते हैं, जिससे अभी तक इसे पढ़े नहीं जा सके हैं। यानी मुहरों पे जो है लेख मिला है, जिसे अभी तक जो है पढ़ा नहीं जा सका है। इन मुहरों का प्रयोग पत्र पर छाप लगाने के रूप में किया जाता था। यानी मुहर का प्रयोग क्यों किया जाता था? तो पत्र पर जो है छाप लगाने के रूप में प्रयोग किया जाता था। और मुहरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं प्रभावशाली मुहर पशुपति मुहर है। कौन सा है? मुहर में सर्वाधिक प्रसिद्ध मुहर कौन सा है? तो पशुपति मुहर है। तो मुहर, सर्वाधिक मुहर कहाँ से मिला है? क्या बोलना है? सर्वाधिक मुहर कहाँ से मिला है? तो बताना सिंधु सरस्वती सभ्यता से या सिंधु घाटी सभ्यता से। और मुहर के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता था? तो मिट्टी और धातु दोनों ही प्रयुक्त होती थी। और इस पे जो किसी राजा, सामंत, पदाधिकारी, गण, निगम, व्यापारी अथवा विशिष्ट व्यक्ति का नाम जो अंकित होता था। और मुहर पे जो लेख लिखे गए उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और मुहरों पर किसी न किसी पशु की आकृति मिलती है। और सर्वाधिक प्रसिद्ध मुहर कौन सा है? पशुपति मुहर। पशुपति मुहर जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं मूर्तियाँ, शैलचित्र एवं चित्रकला। मूर्तियाँ, शैलचित्र और चित्रकला। तो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत मूर्तियाँ, शैलचित्र एवं चित्रकला भी अत्यधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी पुरातात्विक स्रोत में और कौन कौन सा आता है? मूर्तियाँ भी आती है, शैलचित्र एवं चित्रकला भी अत्यधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। मूर्तियों में धातु एवं पाषाण निर्मित मूर्तियाँ। मूर्तियों में कौन सा है? धातु एवं पाषाण निर्मित मूर्तियाँ और मृद मूर्तियाँ तत्कालीन धर्म, संस्कृति आदि के विषय में अति महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करती है। उत्खनन में जो प्राप्त सिंधुकालीन मातृ देवी की मूर्तियों से यह जानकारी प्राप्त होती है कि सिंधु सभ्यता के लोग मातृशक्ति की पूजा करते थे। उत्खनन से जो है सिंधु काल में एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है। इससे क्या पता चलता है? इससे जानकारी प्राप्त होती है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है मातृशक्ति की पूजा करते थे। इस प्रकार देवी पूजा उनके धर्म का जो एक प्रमुख अंग थी। और नारी मृद मूर्तियाँ जो है मिला है यहाँ से, जिससे क्या पता चलता है कि वस्त्र परिधान, सिंधुकालीन स्त्रियों के वस्त्र परिधान, सौंदर्य प्रशासन एवं आभूषण के विषय में अति महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो मूर्ति से भी हमें जानकारी मिलती है। जैसे उदाहरण से बता रहा है कि सिंधु काल में एक जो है मातृ देवी की मूर्ति मिला। इससे हमें जानकारी मिलती है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है मातृ देवी की पूजा करते थे। इतना याद रखना है बस। इससे क्या पता चल रहा है कि देवी पूजा जो उनके धर्म का एक प्रमुख अंग था। और नारी मृद मूर्तियाँ भी मिला है, जिससे वस्त्र परिधान के बारे में जानकारी मिलती है, सौंदर्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है, आभूषण के विषय में जो अति महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। और पुरोहित अथवा योगी की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई है। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से पुरोहित अथवा योगी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, यहाँ से मोहनजोदड़ो से, जो न केवल कला के विकास पर प्रकाश डालती है बल्कि तत्कालीन इतिहास के विभिन्न पक्षों की जानकारी कराती है। अब तो मौर्य काल में, मौर्य काल में जो यक्ष यक्षिणियों की जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, मूर्ति शिल्प कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी मौर्य काल में किसका मूर्ति प्राप्त हुआ? यक्ष और यक्षिणियों की मूर्ति जो है ये भी क्या है? कला के एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है, उत्कृष्ट उदाहरण जो है प्रस्तुत करता है। शुंग, सातवाहन एवं कुषाण काल में मूर्ति कला की दो शैलियाँ गांधार मूर्तिकला और मथुरा मूर्तिकला शैली विकसित हुई। किसके काल में विकसित हुई? शुंग, सातवाहन एवं कुषाण
शुंग सातवाहन एवं कुषाण काल में मूर्तिकला की दो शैलियाँ गांधार मूर्तिकला एवं मथुरा मूर्तिकला शैली विकसित हुई। तो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि मथुरा मूर्तिकला शैली और गांधार मूर्तिकला शैली किसके काल में विकसित हुई? तो शुंग सातवाहन एवं कुषाण के काल में। और चोलकालीन एक नटराज की कांसे की मूर्तिकला जो सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, उदाहरणों में से एक है। तो चोल काल के कौन सा मूर्ति है? नटराज की कांसे की मूर्ति है। अब आगे बढ़ते हैं। शैल चित्रों में प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के मानव के तत्कालीन जीवन की झांकियां देखने को मिलती है। जो शैल चित्र होता है इनमें प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के मानव के जो उस समय जीवन की झांकियां देखने को मिलती है, यानी जीवन को का इसमें किस तरह से क्या करता था, मतलब शिकार के बारे में, इन सब के बारे में कि उसका भोजन क्या था, कैसे जीवन यापन करते थे, उन सब की जो जानकारी मिलती है किससे? प्रागैतिक जो शैल चित्र है, शैल चित्र से जानकारी मिलती है। प्रागैतिहासिक काल यानी पूरा पाषाण काल के बारे में, मध्य पाषाण, नव पाषाण, इस सब के काल के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे देखा जाए शैल चित्र जो है मध्य प्रदेश में भोपाल के समीप भीमबेटका नामक स्थल से जो शैल चित्रों का अपार भंडार है, यानी भीमबेटका से जो है शैल चित्र मिला है बहुत सारा। ये कहाँ है? भीमबेटका मध्य प्रदेश में भोपाल के समीप स्थित है। तो भीमबेटका नामक स्थल में तो शैल चित्रों का अपार भंडार है। ठीक, तो इतना याद रखना है शैल चित्र, मूर्तियाँ, शैल चित्र एवं चित्रकला के बारे में। अब जानते सबसे लास्ट है, देखिए उत्खनित पुरावशेष, यानी उत्खनन से जो वस्तु मिला है। उत्खनित पुरावशेष जिन्हें पुरातत्वविदों ने प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत माना के अंतर्गत मृदभांड, उपकरण, आभूषण आदि आते हैं। अनेक ऐतिहासिक स्थलों पर समय समय पर हुए उत्खनन से भारी मात्रा में मृदभांड, पाषाण एवं धातु निर्मित विभिन्न उपकरण, अस्त्र शस्त्र, बर्तन, आभूषण आदि से प्राचीन कालीन लोगों के जीवन के विषय में अति महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। देखिए उत्खनित पुरावशेष मतलब उत्खनन से जो प्राचीन वस्तुएं मिला है, इनमें क्या क्या आएगा? उत्खनित पुरावशेष में मृदभांड, उपकरण और जो आभूषण मिले हैं। तो ये भी जो है महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है इतिहास जानने का। तो अनेक ऐतिहासिक स्थलों पर जो समय समय पर हुए उत्खनन से भारी मात्रा में मृदभांड मिला। मृदभांड मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, मृदभांड का मतलब मिट्टी के बर्तन। पाषाण मीन्स पत्थर, पाषाण एवं धातु निर्मित उपकरण और अस्त्र शस्त्र, बर्तन मिला है, आभूषण आदि से प्राचीन कालीन लोगों के जीवन के विषय में जो अति महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो आज की क्लास जो यहीं तक समाप्त होता है। एक बार देखिए, थोड़ा सा क्विक रिवाइज करवा देते हैं कि क्या क्या आज की क्लास में जो है हम लोग पढ़ें। देखिए, और आज कितना रखना है जल्दी से। पुरातात्विक स्रोत, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़े? पुरातात्विक स्रोत के बारे में। तो पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले क्या क्या चीज़ आता है? पुरातात्विक स्रोत में जो अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक, और इन सब के अतिरिक्त और क्या क्या बताएं? इन सब के अतिरिक्त और आता है जो है मुहर भी आते हैं पुरातात्विक स्रोत। मुहर, मूर्तियाँ, शैल चित्र, चित्रकला, ये सब क्या आ जाएगा पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत। और क्या आता है? उत्खनित पुरावशेष, ये सभी। तो शैल चित्र आ जाएगा, मूर्तियाँ, शैल चित्र, मुहर, ये सब क्या है? तो पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक याद रखना है। इतिहास निर्माण के लिए पुरातात्विक सामग्री है अत्यंत ही विश्वसनीय स्रोत है। तो अभिलेख के बारे में क्या बोले? अभिलेख किसे बोलते हैं? तो अभिलेख जो बोलना है वैसा लेख जिसे कठोर सतह पे लिखा गया है, यानी शिला स्तंभ एवं ताम्रपत्र पर जो लिखे गए हैं अभिलेख। तो इन आधारों पे जो अभिलेख को 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। एक हो गया शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा ताम्रपत्र लेख, गुहा लेख, मूर्ति लेख। शिलालेख में क्या रखना? अशोक के शिलालेख भी इतिहास निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इन सब के अतिरिक्त जो पुष्पमित्र शुंग का अयोध्या अभिलेख है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये भी क्या है? महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है इससे। और दूसरा स्तंभ लेख,
स्तंभ लेख में हेलियोडोरस, हेलियोडोरस का विदिशा स्तंभ लेख, विदिशा स्तंभ लेख किसका है? तो क्या बोलना है? हेलियोडोरस का। समुद्रगुप्त की पर्याय प्रशस्ति, पर्याय प्रशस्ति किसकी किसकी रचना है? किसका? तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है इससे। तो पर्याय प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की पर्याय प्रशस्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख। और तीसरा ताम्रपत्र लेख। तो ताम्रपत्र लेख किसे बोलते हैं? तो इस पे क्या जो संबंधित व्यक्ति को यानी किसी व्यक्ति को भूमि दान इस प्रकार का दिया जाता था तो राजा उस पे जो अंकित करवाता था लेख लिखवा करके, और उस पे अपना नाम, वंश और उपलब्धि का वर्णन मिलता है, और जिसे दान दिया गया उसका नाम उस पे मिलता था। इस तरह का जो है तो उससे जानकारी मिलती है। तो ताम्रपत्र भी क्या है? एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इतिहास के निर्माण में। तो ताम्रपत्र लेखों से हमें गुप्तकालीन इतिहास के विषय में अति महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है। अब आते हैं गुहा लेख। तो गुहा लेख से किन की जानकारी मिलती है महत्वपूर्ण? तो गुहा लेख से अशोक के जो है बाबर गुहा लेख, तो अशोक के बारे में जानकारी मिलेगा इससे। बराबर गुहा लेख, दशरथ के नागार्जुनी गुहा लेख, सातवाहनों के नासिक, नानाघाट आदि गुहा लेख उल्लेखनीय है। मूर्ति लेख, मूर्ति लेख में आ जाएगा। मूर्ति लेख में मूर्तियों के शीर्ष पर जो लिखा गया या अधो भाग पर कभी कभी कुछ लेख मिलते हैं। तो मूर्तियों पर जो अंकित, इनसे तिथियों की जानकारी मिलती है, और जो यानी मूर्ति कब स्थापित हुई और मूर्ति कला के विकास पर भी प्रकाश डल पड़ता है। तो इस तरह से। और दूसरा हो गया मुद्रा। तो उसके बाद क्या पढ़ें? मुद्रा के बारे में। मुद्राएं भी क्या है? इतिहास के विश्वसनीय और निर्णायक स्रोत है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में जो सहस्त्रों यानी हजारों मुद्राएं मिली, सहस्त्रों मुद्राएं मिली है, 7,000 से भी मुद्राएं अधिक। और ये मुद्राएं जो है विभिन्न धातुओं की बनाई जाती थी, जैसे सोना, चांदी, तांबा तथा मिश्रित धातुओं की बनाई जाती थी मुद्राएं। और मुद्रा से जो अनेक शासकों, राजवंशों के विषय में केवल मुद्रा से ही सूचना मिलती है। और हिंद यूनानी शकों के इतिहास का मुख्य आधार क्या है? मुद्रा ही है। हिंद यूनानी तथा शकों के इतिहास जानना है तो इनका आधार क्या है? मुद्रा है। और उच्च कोटि के जो कलात्मक सिक्के प्रथम बार बैक्टीरिया के यूनानी शासकों द्वारा आरंभ किए गए थे। पहली बार इन सिक्कों पर जो है शासकों के नाम होता था और चित्र अंकित किया जाता था, उनका चित्र भी होता था नाम, और किसी किसी पर चित्र भी अंकित किया गया है। गुजरात के जो शक शासकों के सिक्के, इनसे क्या शक संबंध के बारे में जानकारी मिलती है। शक तिथियाँ, शक संबंध में जो तिथियाँ ज्ञात होती हैं। कुषाणों के इतिहास में भी सिक्कों की भूमिका निर्णायक है। गुप्त सम्राटों के अनेक उच्च स्तरीय जो है उत्तम कलात्मक सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो इस काल के इतिहास के निर्माण में अत्यधिक सहायक हैं। सिक्कों की प्राप्ति से राज्य का क्षेत्र, सीमा संबंधी जानकारी होती है। अनेक राजाओं का अस्तित्व जो है केवल मुद्राओं से ही प्रमाणित होता है। तो इन सब जो क्या महत्वपूर्ण जानकारी मिलता है सिक्के से भी। अब तीसरा आते हैं स्मारक। तो स्मारक के अंतर्गत क्या क्या आएगा? भवन, मूर्ति और भित्ति चित्र। भवन, मूर्ति और भित्ति चित्र। पाषाण और मानव निर्मित वस्तुओं जैसे पाषाणास्त्र और मृदभांडों द्वारा प्रागैतिहासिक समाज का अध्ययन किया जाता है। तो स्मारक जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा से मिला है स्मारक तथा भवन मिला, तो इनसे जो है उनका इतिहास का जो है निर्माण किया गया है। यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलते है? भवन, स्मारक उत्खनन के जरिए के रूप में मिला है। उत्खनन से जो स्मारक और भवन प्राप्त हुआ है उनसे जो है भारत के प्राचीनतम गौरवमयी इतिहास की स्थापना हुई। और तक्षशिला के उत्खनन से कुषाणों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रकाश में आई। उसके बाद और क्या है? पाटलिपुत्र के उत्खनन से जो है मौर्य प्रासाद के अवशेष प्राप्त हुए। और अशोक के स्तंभ, पाषाण तकनीक तथा मूर्ति कला के आश्चर्यजनक उदाहरण गांधार, मथुरा और गुप्तकालीन मूर्ति कला जो है भारतीय कला की अनुपम निधि है। इसी तरह जावा के जो शिव मंदिर है, बोरोबुदुर का विशाल मंदिर, ये सभी क्या है? उल्लेखनीय। कंबोडिया का अंकोर वाट तथा ये सब भी उल्लेखनीय है। अब आते हैं मुहर। मुहर जो सर्वाधिक मुहर कहाँ से मिला? तो बोलना है सिंधु सरस्वती सभ्यता के विभिन्न स्थलों से जो है हजारों की संख्या में प्राप्त हुई है मुद्रा और मुहर। मुहर के निर्माण में मिट्टी और धातु दोनों का प्रयोग किया जाता था इनके निर्माण में। और इस पे जो है किसी राजा, सामंत, पदाधिकारी, गण, निगम और व्यापारी अथवा विशिष्ट व्यक्ति का नाम अंकित होता था अथवा उसके हस्ताक्षर होते थे।
और कुछ मोहरों की गणना जो कला के उत्कृष्ट उदाहरणों के रूप में की जाती है। यानी कला के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में देखा जाए तो इसका गणना, कुछ मोहर की गणना की जाती है। और मुहरे पे जो साधारणतः लेख मिले हैं और लेख को जो है अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और कुछ मोहरों का प्रयोग जो है, इन मोहरों का प्रयोग पत्र पर छाप लगाने के रूप में किया जाता था। सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं प्रभावशाली मोहर कौन सा है? तो पशुपति मोहर। पशुपति मोहर जो है सर्वाधिक प्रभावशाली मोहर है। अब आते हैं मूर्तियाँ, शैलचित्र एवं चित्रकला। तो इनसे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो मूर्तियाँ, शैलचित्र, चित्रकला भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। मूर्तियों में धातु एवं पाषाण की मूर्तियाँ, मृद मूर्तियाँ, ये सब है। जैसे सिंधु काल से मिला है मातृ देवी की मूर्ति। इससे हमें पता चलता है कि वो लोग जो मातृ शक्ति की पूजा करते थे और देवी पूजा उनके धर्म का प्रमुख अंग थी। और नारी की मृद मूर्तियाँ मिला है सिंधु सभ्यता से। इससे क्या पता चलता है कि वस्त्र परिधान के बारे में जानकारी मिलती है, सौंदर्य प्रसाधन यानी इसके बारे में जानकारी मिलती है, आभूषण के बारे में जानकारी मिलती है महत्वपूर्ण। और पुरोहित अथवा योगी की मूर्ति मिला है मोहनजोदड़ो से। तो इससे जो उनके न केवल कला के विकास पर प्रकाश पड़ती है बल्कि उस समय के जो इतिहास के विभिन्न पक्षों की जानकारी मिलती है। और मौर्य काल में जो यक्षिणी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। मौर्य काल में यक्षिणी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, जो मूर्ति शिल्प कला का क्या है? उत्कृष्ट उदाहरण है। शुंग सातवाहन एवं कुषाण काल में मूर्ति कला की दो शैलियाँ, गांधार मूर्तिकला, मथुरा मूर्तिकला शैली विकसित हुई। किस काल में? शुंग, सातवाहन और कुषाण काल में दो शैलियाँ मूर्तिकला की विकसित हुई। एक है गांधार मूर्तिकला शैली और दूसरा है मथुरा मूर्तिकला शैली। चोलकालीन नटराज की कांसे की मूर्तिकला, ये भी क्या है? सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। अब आते हैं शैल चित्रों। तो शैल चित्रों में प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के मानव के तत्कालीन यानी उस समय के जीवन की झांकियाँ देखने को मिलती है उसमें। और इसमें देखा जाए तो मध्य प्रदेश से जो है भीमबेटका है, मध्य प्रदेश में है भीमबेटका, कहाँ? भोपाल के समीप। यहाँ से जो है नामक स्थल से शैलों के चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से। तो शैल चित्र का साथ कहाँ से मिला? भीमबेटका से मिला है। तो शैल चित्र से भी जो है महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो ये भी जो है एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके बाद उत्खनित पुरावशेष। उत्खनित पुरावशेष से भी हमें जानकारी मिलती है। किसके बारे में? मृदभांड। उत्खनित पुरावशेष के अंतर्गत क्या आ जाएगा? मृदभांड आएगा, यानी मिट्टी के बर्तन, उपकरण, आभूषण आदि आते हैं। अनेक ऐतिहासिक स्थल पर समय समय पर हुए उत्खनन से भारी मात्रा में मृदभांड, पाषाण एवं धातु निर्मित विभिन्न उपकरण, अस्त्र शस्त्र, बर्तन, आभूषण आदि से जो प्राचीन कालीन लोगों के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। तो आज के क्लास आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको क्लास जो है कैसा लग रहा है। तो आज की क्लास यहीं तक रहते हैं। यह अध्याय जो समाप्त हो चुका है। इतिहास के स्रोत क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत जो है समाप्त हो चुका है। देखिए क्या बोले थे? 3 स्रोत, एक साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण और तीसरा पुरातात्विक स्रोत। 3 स्रोत विदेशी साहित्यिक स्रोत के बारे में जाने थे, धार्मिक ग्रंथ ये सब के बारे में, वेद, पुराण, उपनिषद इन सब के बारे में, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ। उसके बाद क्या पढ़े? लोक साहित्य में कौटिल साहित्य का अर्थशास्त्र, कौटिल का अर्थशास्त्र, गार्गी संहिता, मुद्रा राजशास्त्र ये सब के बारे में। उसके बाद जो है विदेशी यात्रियों के विवरण, यूनानी लेखक और मेगास्थनीज इसमें आ जाता है महत्वपूर्ण। और चीनी यात्रियों में फाहियान ये सब, इत्सिंग, हेनसांग और अरब यात्री, तिब्बती यात्री, संगम साहित्य के बारे में जानकारी। उसके बाद पुरातात्विक स्रोत। तो इस तरह से जो यह अध्याय समाप्त होता है। ठीक है, अब आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये चैप्टर जो है एक है, इसे छोड़ देना है, ये हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। यहाँ से जो चैप्टर यहाँ से बहुत अच्छा से समझ में आएगा आप सभी को। प्रागैतिहासिक काल में इसमें पूरा पाषाण काल एवं मध्य पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर नवपाषाण काल का अध्ययन। तो अपना ख्याल रखें। ठीक है, धन्यवाद।